डिमांड का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ऑल द सेक्टर्स आर प्लानिंग टू बाय. वर्ड याद रखना, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द सेक्टर्स प्लानिंग टू बाय इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. कहने का क्या मतलब है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब है जो सारे सेक्टर्स सोचते हैं कि खरीदना है ड्यूरिंग अ ईयर गुड्स एंड सर्विसेज को, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, सारे सेक्टर मीन से आगे हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर. क्लियर? जो इकोनॉमी के सारे सेक्टर हैं जो फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदने के बारे में सोचते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, इसका एक इन अदर वर्ड्स इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर. देखो, जो खरीदेगा वो खर्चा करेगा. ठीक है, इसलिए हम एग्रीगेट डिमांड को एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं. एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है? इट इज एन एक्सपेंडिचर जो सारे सेक्टर विलिंग टू डू, सारे सेक्टर जो खर्चा करना चाहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड. क्लियर है? ठीक है, एक डेफिनेशन और भी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, डिमांडेड बाय पीपल. क्लियर? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू समेशन ऑफ डिमांड. टोटल डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं. पूरी इकोनॉमी की जो टोटल डिमांड है दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड. इसको हम डिस्क्राइब दो सेंसेस में कर सकते हैं, एक एक्सपेंडिचर की सेंस में, एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की सेंस में. याद रखना, सारे सेक्टर प्लानिंग टू बाय, विलिंग टू बाय. एक्चुअल पोजीशन नहीं देखनी, प्लान कर रहे हैं, विल रखते हैं, विश रखते हैं, विश टू बाय समथिंग, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड को हम फ्लो कंसेप्ट भी कहते हैं क्योंकि ये अप डाउन होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का प्राइस के साथ कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स. चाहे आप मैक्रो करो चाहे आप माइक्रो करो, इसका प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है. देखो, ये हमने डायग्राम बनाया, ये हमने +1 में भी कर रखा है डिमांड चैप्टर में. डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और प्राइस के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी. ठीक है, प्राइस के साथ इसका इन्वर्स हो गया और इनकम के साथ इसका पॉजिटिव है. हम मैक्रो में इनकम को वाई के साथ डिनोट करते हैं, याद रखना. इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम कम होगी डिमांड भी कम होगी. क्लियर? याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है, प्लान्ड और विश देखना है, एक्चुअल पोजीशन नहीं. क्लियर? नेक्स्ट है, हम जब भी एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं. इसके 4 कंपोनेंट है बेसिक, C + G + I + X - M. C means consumption, G means government expenditure, I means investment, X और M means export minus import. Export minus import. X means export, M means import. अभी अकेला अकेला कंपोनेंट क्या होता है? फर्स्ट है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज C. C को हम किससे डिनोट करते हैं? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को. हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंजम्पशन के लिए परचेज करता है. ठीक है, याद रखना, हाउस होल्ड कंजम्पशन से रिलेटेड होता है. ठीक है, इसलिए इसको C कैटेगरी में लेते हैं. ठीक, ये सब कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है? डिस्पोजेबल इनकम पे. डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब है? जो लोग पैसा खर्चना चाहते हैं टू कंज्यूम समथिंग, दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम. मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंजम्पशन का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. ये डिमांड का एक कंपोनेंट है ना C, तो अगर एग्रीगेट डिमांड का पॉजिटिव है तो C का भी पॉजिटिव ही होगा. क्लियर? ठीक है, याद रखना, यहाँ पे भी जो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगे XNT किसको बोलते हैं? प्लान्ड को. प्लान्ड लेने हैं. नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर.
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स जो सरकार खर्चा करती है कैपिटल गुड्स पर फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। ये दो तरह का होता है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एजुकेशन यानी कि कंज्यूमर गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई ब्रिजेस बनाने हैं, रोडवेज बनाने हैं, ठीक है, ब्रिजेस, रोड, हाईवेज, किसी की भी कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये कौन सा खर्चा होगा जो प्राइवेट सेक्टर या इंडस्ट्रीज करती हैं, इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक होती है इंड्यूस्ड, एक होती है ऑटोनमस। इंड्यूस्ड वो होती है जो प्राइवेट सेक्टर करता है और इसका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है। ये इनकम इलास्टिक होती है, याद रखना। इनकम इलास्टिक मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये भी बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम कम होगी ये भी कम होगी। ये किस पे डिपेंड करती है? आपके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पे, इनोवेशंस या गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। ये इनकम इलास्टिक होती है, इसलिए इस इन्वेस्टमेंट का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर? अपवर्ड स्लोपिंग। ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर करता है, मेन मोटिव सोशल वेलफेयर। ये इनकम इन इलास्टिक होती है। कहने का मतलब क्या है? इसे इनकम इफेक्ट नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करती है? सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स पर, गवर्नमेंट के प्रॉपर गवर्नमेंट के डिसीजंस पर। इसका जो कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये स्टेबल रहती है। क्लियर? ठीक है। क्यों होता है एक्स के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल? क्योंकि ये इनकम इलास्टिक होती है। वो अपवर्ड होती है क्योंकि वो इनकम इलास्टिक होती है, ये इन इलास्टिक होती है। ध्यान से देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? मैंने पहले भी बताया, एक्स को बोलते हैं हम एक्सपोर्ट, एम को बोलते हैं इंपोर्ट्स। ठीक है। एक्सपोर्ट में से अगर इंपोर्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक्सपोर्ट किस पे डिपेंड करते हैं? रेट ऑफ एक्सचेंज पर। ये भी याद रखना, किस पे डिपेंड करते हैं? रेट ऑफ एक्सचेंज पर। अब हम इसको कैसे सिंबॉलिकली लिख सकते हैं? एग्रीगेट डिमांड के मैंने आपको 4 फैक्टर बताए, 4 कंपोनेंट। सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना, केन्स, जे.एम. केन्स, हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो कहते थे कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट के मेन 2 कंपोनेंट हैं। ठीक है। उनकी डेफिनेशन में इन 2 को मेन बोला गया है, सी प्लस आई को। याद रखना, क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? वो इकोनॉमी होती है जिसमें फॉरेन ट्रेड नहीं होता। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें फॉरेन ट्रेड होता है। क्लोज्ड में नो फॉरेन ट्रेड, ओपन में फॉरेन ट्रेड। 2 सेक्टर 3 सेक्टर के अकॉर्डिंगली। अगर 2 सेक्टर, सी प्लस आई, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट याद रखना इंडस्ट्रीज के साथ रिलेटेड है, इसलिए इसको प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है। 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, सी प्लस आई प्लस जी, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है ओपन इकोनॉमी। ओपन में 4 आएंगे जो हमने करे हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर हो गया? ये एग्रीगेट डिमांड का मेन कंपोनेंट थे 4। ध्यान से करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई का मतलब समझते हो ना, इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी प्लान ही होगी, विलिंग टू सप्लाई होगा, एक्चुअल कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? समझ गए? इसमें बोलना है एग्रीगेट सप्लाई इज अ सप्लाई इन दैट विच इंक्लूड्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर। क्लियर? इसमें भी विलिंग याद रखना, एक्चुअल नहीं लेना। हम अब इनकम को एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल मानते हैं। वो कैसे? इनकम के 2 कंपोनेंट हैं, सी प्लस एस। सी मीन्स कंजम्पशन, एस मीन्स सेविंग। जब भी कोई बंदा कमाता है वो यही सोचता है कि सारा पैसा मैंने कंजम्पशन पर नहीं खर्चना, कुछ पैसा जोड़ना भी है, सेव भी करना है। तो इसलिए इनकम के 2 कंपोनेंट हो गए, सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई के भी 2 ही कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस एस, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्लियर? ध्यान से देखना, अब डायग्राम और शेड्यूल बनाया मैंने यहाँ पर। एग्रीगेट सप्लाई आप अपवर्ड स्लोपिंग होती है, 45 डिग्री एंगल पर बनती है। ये शेड्यूल है 0 पे 0। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे सप्लाई भी, ये दोनों इक्वल होते हैं। मैंने अभी प्रूफ करा, ये देखो ध्यान से। ठीक है।
ऐसे इसका डायग्राम बनेगा, एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट सप्लाई, 20 पे 20, 40 पे 40 ऐसे बना देना, ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर है? ठीक है। एक बात और याद रखना, हमेशा इकोनॉमी में जब भी सप्लाई की बात होती है तो प्रोड्यूसर एक्सेस कैपेसिटी रखता है, क्योंकि देखो प्राइस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, प्राइस का कोई रोल नहीं है। जब भी मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी तो हमें एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी। दैट्स वाई प्रोड्यूसर हमेशा इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी का कंसेप्ट रखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन। Consumption function means relation between consumption and income which have positive relation. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम कम होगी आपकी कंजम्पशन भी कम होगी। ठीक है, समझ आ गई? ये देखो यही लिखा हुआ है। एक बात और, कभी भी आपकी कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि इकॉनमी में हमेशा ऑटोनमस कंजम्पशन होती है। ऑटोनमस को सी बार से डिनोट करना है। सी कंजम्पशन के लिए होता है, इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दो, उसे बार बोलते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? ऑटोनमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनमस कंजम्पशन मीन्स at zero level of income there should be a consumption that is known as autonomous consumption. जब भी आपकी इनकम अगर ज़ीरो भी है तब भी आपको नेसेसिटीज के लिए कंज्यूम करना पड़ेगा ना, तो आप वो कैसे करोगे? पास्ट सेविंग्स से या बोरोइंग से। इसलिए कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्लियर है? कंजम्पशन का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसको हम डायग्राम और शेड्यूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये शेड्यूल है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रही है। एक लेवल है, देखो ध्यान से, ज़ीरो लेवल इनकम पर भी आपकी कंजम्पशन है। इनकम बढ़ी, कंजम्पशन यहाँ पे ज़्यादा है। ये कौन सी सिचुएशन है? डिस सेविंग की, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो आपका कंजम्पशन लेवल उससे ज़्यादा है। फिर आ जाएगा जहाँ पे ये दोनों y और c इक्वल हो जाएंगे, c इक्वल टू y। अगर उसके बाद आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप सेव ज़रूर करोगे, इसलिए यहाँ पर सेविंग्स आ जाएंगी। अब इसको डायग्राम में कैसे शो करोगे? ऐसे, एक्स एक्सिस पे इनकम लो, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन लो। ठीक है, वो तो वाई की लाइन आप ऐसे सीधी लगा लेना, जैसे ये देखो ऐसे सीधी लगा लेना, ए एस इक्वल टू वाई। अब आप उसको डिनोट करोगे वाई और सी को, जैसे ज़ीरो लेवल पर 50 थी, ये जो पॉइंट आ गया ना, ज़ीरो पे 50 थी, 50 पे 75 थी, 100 पे 100 थी, 150 पे 125, 200 पे 150, 250 पे 175। ऐसे क्रॉस कर देना, जहाँ पे आपने क्रॉस करा सी वाई के बराबर है, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। 100 इक्वल टू 100। इससे ब्रेक इवन से नीचे डिस सेविंग है ये शेडेड एरिया, और यहाँ पर आपकी इनकम ज़्यादा है आपकी कंजम्पशन से, तो सेविंग्स आ जाएंगी। ठीक है, और जो आपने ये पॉइंट करा ना ज़ीरो पे 50, ये आपकी ऑटोनमस कंजम्पशन है, सी बार। ध्यान से देखिए। ठीक है, यही मैंने एक्सप्लेन भी करा है। ज़ीरो पे आपकी कंजम्पशन 50 है, दैट इज़ नोन एज ऑटोनमस कंजम्पशन। फिर ठीक है, पीपल विल स्पेंड पास सेविंग्स, पिछली करेंगे इसलिए नेगेटिव स्लोप रखती है। जब आपकी इनकम 100 से ऊपर हो जाएगी वो ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि सी और वाई दोनों बराबर हैं। जिस पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाते हैं उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद पीपल की इनकम बढ़ जाएगी कंजम्पशन से, तो वो सेविंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बट एक बात याद रखना, वाई और सी में हमेशा गैप होगा। ध्यान से देखो, इंटरसेक्ट ज़रूर करते हैं पर गैप से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सेविंग्स बीच में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने देखो बताया, ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ इन दोनों के बीच में गैप है ना, सी और वाई के बीच में ये गैप क्या है? सेविंग्स। क्लियर? ध्यान से देखो डायग्राम, ब्रेक इवन पॉइंट पे दोनों बराबर हैं, इससे नीचे डिस सेविंग है, ऊपर सेविंग्स है। क्लियर?
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करूँगी, आप यहाँ तक अच्छी तरह डिस्कस कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।